श्री श्रीकांत शिंदे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय कि आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने की अनुमति दी। आज हम 3,73,761 करोड़ का जो अप्रोप्रिएशन बिल है उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं सरकार की तरफ से पहले वक्ता का भाषण सुन रहा था, जहां उन्होंने बहुत सारे आंकड़े हमारे समक्ष रखे और उन्हें सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि देश में सब सुचारू ढंग से चल रहा है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए और उन्होंने कहा कि भारत का हेल्थ सिस्टम जो है वो इतना अच्छा है कि यूएस को भी हम पीछे छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि ऐसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए डॉक्टर्स तो है, डॉक्टर्स के कारण ही आज कोविड के कारण हम कोविड को हरा सके। उनके लिए एक पंक्तियाँ, 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा। तुम्हारी फाइलों में यस, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। बिल्कुल एकदम शिवसेना के ऊपर एकदम जाता है ये, महाराष्ट्र के ऊपर। वर्तमान में कोरोना महामारी में सरकार ने अच्छा काम भी किया है। मैं सभी चीज़ों की आलोचना नहीं करूंगा, क्योंकि वैक्सीनेशन में जो काम सरकार के माध्यम से हुआ है वो 132 करोड़ लोगों को टीका देने का काम किया है, जिसमें 60% जनता को पहला डोज दे चुके हैं और दूसरे डोज जो है वो 37% लोगों को दे चुका है। और इसमें बड़ा काम जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट जैसे महाराष्ट्र में जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने किया है, कि जिसकी वैक्सीन जो है वो बाहर भी, भारत में ही नहीं बाहर भी हम दे रहे हैं। सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में अगर एलोकेशंस की बात करें तो 49,805 करोड़ दिए गए हैं एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स फूड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। 2,900 करोड़ दिए गए हैं एक्स सर्विसमैन के हेल्थ स्कीम्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। 7,000 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए और 1,152 करोड़ दिए गए हैं क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर एमपीलैड स्कीम्स। मैं कुछ सुझाव यहाँ पर मेरे रखना चाहूँगा। मैं एक डॉक्टर हुआ और कोरोना महामारी में समय मेरे व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत कार्य करने की आवश्यकता है और हमारी पॉलिसी मेकिंग में एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। इसलिए मेरे सरकार से दरख्वास्त है कि जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, वैसे ही इंडियन हेल्थ सर्विसेज का अगर केंद्र और राज्य स्तर पर गठन किया जाए तो हेल्थ पॉलिसी बनाने में, हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव करने में एक बड़ा काम हमारे देश के माध्यम से हो सकता है। मुझे लगता है कि मेरे पहले वक्ताओं ने कहा है कि पब्लिक हेल्थ पर स्पेंडिंग जो आज भी है जीडीपी के 1.8% और बाकी जो देश है, श्रीलंका हो 3.76 है, बांग्लादेश 2.34 है, ये तो पिछड़े देश है। लेकिन डेवलप देशों का जो यूएसए है उसका 9% है, जर्मनी का 8% है, जापान का 9% है। तो मुझे लगता है कि हमारा लक्ष्य जो है आने वाले 2025 तक जीडीपी के 5% तो स्पेंडिंग जो है वो हेल्थ पर हमें करनी होगी। तो ये कोरोना जैसी आपत्ति हमारे पर आई, उसमें हमें बेड्स की कमी महसूस हुई, ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, इसलिए हमें मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाने पड़े। सरकार को अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने की जरूरत है। एक आरटीआई रिप्लाई के अनुसार 2019-20 में सरकार ने पब्लिसिटी और मीडिया पर 710 करोड़ खर्च किए हैं। एक तरफ तो सरकार हमारे एमपीलैड फंड बंद कर रही है और दूसरी तरफ सूचना मंत्री ने सदन में जवाब दिया है कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने 1,698 करोड़ जो है वो सिर्फ विज्ञापन पे खर्च किए हैं, मतलब प्रति वर्ष जो है वो 600 करोड़। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हमें हमारे प्रधानमंत्री जी के दर्शन होते हैं, पेट्रोल पंप पे जाए, बस स्टैंड पे जाए, कहीं पर भी जाए। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी जो काम करते हैं उनकी हम, मैं आता हूँ आप वहाँ सरकार ने इस वर्ष के बजट में
प्रचार किया था कि हेल्थ बजट में 2.23 लाख करोड़ है और 137% की बढ़ोतरी की है। इसको हेल्थ एंड वेलबींग का नाम दिया गया है, लेकिन जब मैंने डॉक्यूमेंट पढ़े तभी रिवाइज एस्टिमेट में 78 करोड़ से 71,000 करोड़ किए गए, जिससे 10% की कटौती हुई है। तो सरकार को कोरोना महामारी के बाद मुझे लगता है कि संभल जाना चाहिए और हेल्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब सरकार को प्रचार और प्रसार नहीं, उपचार पर खर्च और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 2017-18 में बजट घोषणा हुई कि दिसंबर 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाने होंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ 80,000 सेंटर्स मतलब 55% ही बन गए हैं। अगले आने वाले एक साल में 70,000 सेंटर्स हम कैसे बनाएंगे, इसका जवाब भी मंत्री जी दे। इसके साथ में ही अभी हाल ही में बिल हुआ फार्मास्यूटिकल्स पे, जहां पर फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम जो 2016 में स्वीकृत हुई, लेकिन अभी तक इस योजना को शुरू नहीं किया है। सिर्फ इस योजना में हर वर्ष 1 लाख का टोकन एलोकेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्कीम को जल्द से जल्द शुरू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब नाइपर पर चर्चा थी तभी मंत्री जी ने भी कहा कि एपीआई जो मैन्युफैक्चर्ड चाइना में होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये स्कीम को आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मा मैन्युफैक्चर जो है वो भारत में हो पाए। एक और क्षेत्र जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है वो है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें निवेश बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। 2008-2009 फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें साउथ कोरिया ने 70% जो स्टिमुलस है वो ग्रीन मेजर्स में इन्वेस्ट किए और वहाँ आर्थिक विकास ज़्यादा हुआ, और उसी के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स के 2009 के रिसेशन में उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लीन एनर्जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किया, उसके वजह से वहाँ पर जॉब्स ज़्यादा बने। 1 minute, Shikha ji. There are 3 speakers from your 2 party. speakers only, sir. 3 names have been given. So if you want to continue, you can continue, but the other people will not get. They don't have Only any. 2-3 points are left. Please. I'll complete. प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की घोषणा की, जिसमें 111 लाख करोड़ का निवेश जरूरी होगा अगले 4 वर्षों में, जिससे हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक पहुंच पाएंगे। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि ये अवसर है कि हमारे पास इस पाइपलाइन का हम इस्तेमाल करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, जिसमें ई व्हीकल्स, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, ग्रीन बिल्डिंग्स और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरी है, इंसेंटिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आज भी हमारे देश में 60% उत्पादन जो है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट से होते हैं। सरकार ने अच्छे प्रयास किए हैं कि जिसमें 38% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, जिसको और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमारा देश जो है वो विश्व में 4थे स्थान पर है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, और वर्तमान में 729 मिलियन टन ऑफ कोल भारत में प्रोड्यूस किया जाता है, और अतिरिक्त 247 मिलियन टन कोल जो है वो इंपोर्ट हम करते हैं, जिससे 1.5 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज का खर्च होता है। अगर हम बाकी देशों पर देखें, नॉर्वे अगर हम एग्जाम्पल ले तो 25% जो है वो हाइड्रो पावर पर है, ब्राज़ील है जो 32% बायोफ्यूल और वेस्ट एनर्जी पर है, और इस दिशा में हमारे महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी सरकार काम कर रही है, हमारे युवा नेता जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर आदित्य जी ठाकरे साहब, उन्होंने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 की संरचना की, जिसका लक्ष्य है कि 1.5 लाख न्यू बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऑन स्टेट रोड्स बाय 2025। मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है, इसका अनुकरण जो है वो केंद्र शासन को भी करना बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एक अच्छा विकल्प है, जिससे भेज देंगे आपको। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन देने के लिए 111 वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज घोषित किया गया। टेक्नो इकोनॉमी फिजिबिलिटी और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद इसमें 25
जो वाटरवेज है वो फिजिबल और वायबल पाए गए। और नेशनल वाटरवेज 53 जिसको स्वीकृति मिली थी, जो है कल्याण, ठाणे, वसई क्रीक के बीच डेवलप होना था, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मंत्री जी, जब भी गडकरी जी इस मंत्रालय के मिनिस्टर थे, उन्होंने इस हाउस में, इस सदन में कहा था कि 600 करोड़ इस वाटरवेज के लिए मंजूर की गए। लेकिन अभी जब मैंने मंत्री जी का उत्तर जो अभी दिसंबर 2021 का है, उसके अंदर सिर्फ 25 वाटरवेज को सैंक्शन मिला है। सर आई एम कंप्लीट लास्ट पॉइंट। 25 वाटरवेज को ट्रांसपोर्ट मिला, ये मंजूरी मिली है। उसके अंदर ये मेरा मतदार संघ में जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो कहीं गायब हो चुका है मंत्री जी के बोलने के बावजूद। तो मुझे लगता है कि इसका फिर से सरकार विचार करे और इसके लिए निधि आवंटन करे। उसी के साथ में कुछ मैं बात अपनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या आज हर शहर के बीच में है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके कारण सरकार ने नई नीति लाई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए कि इसके बाद कहीं पर भी डंपिंग नहीं होगा। लेकिन आज सॉलिड, इसके पहले जो बड़े बड़े पहाड़ लैंडफिल्स बने हैं, उसका हम उसके लिए कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। और बायोमाइनिंग जैसा विषय जो है उसका मैंडेट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में भी है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि महाराष्ट्र में द्वारा जो बायोमाइनिंग के लिए 33 शहरों का एक प्रपोजल दिया गया है, जिसका 690 करोड़ की मांग है, उसमें मेरे क्षेत्र की 137 करोड़ की भी मांग है कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की। तो उसका आप जल्द से जल्द जो निधि है उसका आवंटन करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी अभी दिक्कत है कि पहाड़ बन गए हैं, लेकिन पहाड़ को खाली अगर करना है तो बायोमाइनिंग जैसा असरदार उसके ऊपर कोई काम नहीं हो सकता है। और उसी के साथ में और एक सुझाव है, क्लस्टर पॉलिसी फॉर मल्टीपल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। एक छोटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, वो एक वायबल प्रोजेक्ट बना नहीं सकता है, वेस्ट टू एनर्जी का प्रोजेक्ट बना नहीं सकता, क्योंकि उसका कचरा जो डेवलप होता है वो बहुत कम होता है। तो अगर 3-4 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मिलाकर अगर ये पॉलिसी, हम क्लस्टर पॉलिसी अगर बनाएंगे, तो देश के लिए और सभी म्यूनिसिपल, छोटे मोटे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनको मदद होगी। उसी के साथ में डिसेंट्रलाइज्ड कंपोस्टिंग के लिए सरकार फंड दे रही थी, वो बंद कर दी है। तो उसके लिए भी आप फिर से वो स्कीम शुरू करें। और मेरा लास्ट आखिरी पॉइंट जो है वो एमपी लेड फंड्स पे है। अभी आपने भी उसके ऊपर चर्चा की कि एमपी लेड फंड जो है वो बढ़ा दिए जाए। और उसी के साथ में मैं सीएसआर पे कुछ कहना चाहूँगा कि सरकारी पीएसयूज जो है वो सरकारी पीएसयूज के अनस्पेंड सीएसआर बहुत बड़े प्रमाण पर है, और अगर उसको अगर हम यूटिलाइज कर सके तो एमपी लैड के साथ सीएसआर यूटिलाइजेशन करके हम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट कर सकते हैं। और उसी के साथ में सीएसआर फंड डाइवर्ट, बहुत सारी कंपनियां, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमआईडीसी है 2 जगह पर, तो वहाँ पर बहुत सारे बड़े पैमाने पर सीएसआर को डाइवर्ट किया जाता है, जो कि उनका ही खुद का एक एनजीओ होता है। और वो सीएसआर जो जहाँ डाइवर्ट करते हैं, जहाँ वो एनजीओ होता है, वहाँ पर वो काम, मतलब कंपनी है महाराष्ट्र में, एनजीओ है उत्तर प्रदेश में, तो सब फंड जो है वो उत्तर प्रदेश जाता है। तो यहाँ पर अगर हम पॉलिसी बनाएंगे कि जहाँ पर वो कंपनी स्थित है वहाँ पर ही वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर का यूटिलाइजेशन जो है सीएसआर का अगर हम करें, तो आजू बाजू के क्षेत्र का भी विकास हो पाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं अपने पार्टी की तरफ से सरकार के सप्लीमेंट्री डिमांड जो 3,73,761 करोड़ रुपए के डिमांड रखे गए हैं, उसके स्वीकृति के लिए, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, सवाल ये है कि सरकार ने ये सप्लीमेंट्री लाया तो किन कामों के लिए लाया, आज उस पर सदन में चर्चाएं हो रही है, जिसके अंदर में हम लोगों ने देखा है कि इसके अंदर में आप खाद पर सब्सिडी देने के लिए 58,000 करोड़ उसमें दे रहे हैं, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 53,000 करोड़ रुपए का आप उस पर खर्च कर रहे हैं, एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। हम सबसे बड़ी बात है कि अभी यहाँ हमारे से बोलने से पहले जो हमारे विपक्ष के सम्मानित सदस्य बोल रहे थे,
वे खड़े होकर कम से कम इस सदन में तो बोल दे कि ये जो सप्लीमेंट्री आई है उसके अंदर में जो खाद पर 58,000 करोड़ रुपया जो दिया जा रहा है सब्सिडी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तब तो इसका विरोध करें। अगर आप इसके पक्ष में भी हो और चाहते हैं और इसका विरोध भी करें तो दोनों बात एक साथ कैसे होगी। आपने देखा है कि इसके अंदर में रक्षा के और गृह के लिए भी 5,000 करोड़ और 4,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया। आज हमारे आप देख रहे हैं कि देश के अगल बगल के सभी देशों के साथ जिस प्रकार हमारे देश के जवान वहां पर लगातार मोर्चे पर मौजूद हैं और हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त खर्च की जरूरत है, जिसके लिए इस सप्लीमेंट्री डिमांड में लाया गया है। राष्ट्रीय राजगीर ग्रामीण रोजगार योजना के अंदर में भी 22,039 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा आवंटन इसमें दिया गया है। आखिर जब तक हम इसके माध्यम से गांव में इस कोविड के बाद जो बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों को काम नहीं है, अगर हम इन माध्यमों से अगर हम उन्हें रोजगार मुहैया करा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात है कि वित्त मंत्री की ये सोच, माननीय प्रधानमंत्री की ये सोच और पूरे सदन इस पर सहमत होकर इस चीज़ को पारित करने की ज़रूरत है कि ताकि हम खादों पर सब्सिडी, रोजगार दे सके, हमारे जो हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर सके, आयात पर से हम अपने निर्भरता को कम कर सके। उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि निर्यात करने वाले छोटे छोटे को हम उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रोत्साहन राशि की उनसे मदद करें, जिससे कि वो आज इस कंपटीशन के बाज़ार में वो compete कर सके और दूसरे देशों के साथ उनका कंपटीशन चलता रहे। महोदय, इसके अलावा सबसे पहली बात है कि माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था जो नदी जोड़ो, उस नदी जोड़ो को माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस सपने को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय नदी जोड़ो प्राधिकार नीरा का गठन करने जा रही है और उसके अंदर में 4 परियोजनाओं का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। और माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के पहल पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस नीरा परियोजना के अंदर में 2 योजना जो 4 स्वीकृत हुई उसमें 2 योजना बिहार की ली गई है। इसके लिए मैं अब पूरे बिहार के तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आपने देखा है कि इसके अंदर में बूढ़ी गंडक, नून वाया गंगा तथा कोसी मेची लिंक, इस 2 परियोजना के डीपीआर को स्वीकृति दी गई है। सभापति महोदय, हम बिहार से आते हैं, हमने देखा है हर सालों साल कोसी की वो बाढ़ की, जितनी बड़ी बाढ़ आती है और वहां पर जो प्रलय आता है, पूरा बिहार 3 से 4 महीना बाढ़ के कारण जितने भी बिहार बढ़ने की कोशिश करता है, 4 महीने में बिहार पुनः पीछे हो जाता है। हमारा चाहे वो सीतामढ़ी जिला हो, चाहे वो कोसी का जिला हो, इन सभी जिलों में आप देखेंगे कि बाढ़ से बड़ी त्रासदी हो रही है। उस बाढ़ को अगर नदी को जोड़ दिया जाता है कोसी और मेची को, तो उसके कारण एक बहुत बड़े इलाके के में आने वाले हर एक साल आज़ादी के बाद से अब तक कोसी का इलाका बाढ़ देखा है। आज़ादी से लेकर अब तक चाहे वो हमारा सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट रहा हो, नॉर्थ बिहार डिस्ट्रिक्ट रहा हो, वो बाढ़ देखने का काम किया है। यहाँ बैठी हुई हैं हमारे बगल के जिले की सांसद महोदया, उनका भी जिला लगातार बाढ़ से हमेशा हर साल डूबता रहा है। आज इस बाढ़ नदी जोड़ो की अगर योजना जो शुरू हो जाएगी तो हमें बाढ़ से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हम सब उस बड़े एक सपना देखा करते थे, जाने कब हम लोग को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। वाजपेयी जी ने उस सपने को देखने का हमें मौका दिया था, परंतु वो पूरा ना हो सका। आज हमें लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर ये 2 योजना सरजमीन पर लाने का काम हो रहा है। महोदय, आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे बिहार के अंदर में माननीय वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आपने भी इस बात को सदन में रखा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना बहुत ही जरूरी है। महोदय, हिंदुस्तान पूरी दुनिया से तभी कंपटीशन में अपने आप को सर्वोच्च देश साबित कर सकता है जब तक कि बिहार भी
अन्य राज्यों के बराबर में विकसित होकर हिंदुस्तान के अंदर में नंबर 1 के राज्यों में गिनती में नहीं आएगा, तब तक आप विदेशों में जाकर भारत देश का परचम लहराने में कहीं न कहीं आपको ये बाधा आएगी कि आपका एक राज्य। अभी नीति आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट प्रकाशित की उसमें उसने लिखा है कि बिहार सबसे पिछला राज्य है। अगर पिछले राज्य में हमें आपने नीति आयोग ने हमें रखा है तो हमें बात आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से और लगातार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी मांग कर रहे हैं कि स्पेशल पैकेज से नहीं, हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अगर आप हमें विशेष राज्य का दर्जा देते हैं तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज आएगी। हमारे बिहार के लोग पूरी देश की इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। आज हमारे बिहार के अंदर में अगर इंडस्ट्रीज आती है तो हम बिहार के लोग उस इंडस्ट्रीज को चलाने में सक्षम है, परंतु हमें जब तक हमारे यहाँ तभी कोई बाहर के कंपनियां आएगी या हमें अपने यहाँ यूनिट बैठाएगी जब आप हमें विशेष राज्य का दर्जा देंगे। मैं आपके माध्यम से यहाँ पर मौजूद वित्त मंत्री जी से पूरे बिहार वासियों की तरफ से बैठे हुए हम अपने सदन के सारे बिहार के सांसदों के 40 के 40 सांसदों की तरफ से आपसे पुनरोध और मांग करता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप देने की घोषणा करें। आप जिसे पैकेज दे रहे हैं, पैकेज नहीं, हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए और हमें यह दर्जा देने का आप कष्ट करें। आप महोदय अभी हमारे हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा है, जिसके बारे में मैं भी कहना चाहता हूं कि महोदय सीतामढ़ी मेरा जिला, इसको भी एक्सेप्शनल जिला में लिया गया है और इसको जब तक वित्त विभाग की तरफ से अलग से कुछ फंड नहीं दिया जाएगा और जो सामान्य फंड है तो फिर ये एक्सेप्शनल जिला में रहकर इसकी विकास, ये पिछड़े को आगे हम कैसे ला पाएंगे। या तो आप अपने जितने भी पीएसयू हैं, कंपनियां, उनको कहे कि सीएसआर का फंड जो यूज कर रही है उसको फंड को वहां पर खर्च करें और उस फंड को खर्च करने में अगर हम लोग कुछ लिखते भी हैं और उस किसी कंपनी को, तो वो कंपनियां वो फंड को यूज करने के लिए जिले के डीएम को कहती है कि आप उसके साथ उस एग्रीमेंट पर साइन करें। डीएम को फुर्सत नहीं होता, वो साइन नहीं करता। इसमें संशोधन किया जाए, डीएम के साथ साथ ना हो तो डीडीसी उसके साथ एग्रीमेंट करे और काम योजना को शुरू हो सके। जिस प्रकार अगर 1-2 योजना जाती भी है, वो योजना बिना एग्रीमेंट के योजना पर लौट के वापस आ जाती है। महोदय हम अपने यहाँ अकेले हैं, हमारे पार्टी के महोदय 2 मिनट महोदय, मैं भी ये कहना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी पर महोदय इस पर सदन पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। ये देश की करेंसी नहीं है, ये ना कहीं पर दिखती है, ये सिर्फ नेट पर मौजूद है। इसका फिजिकल कहीं कोई अता पता नहीं है। एक तो जिसकी फिजिकल पता उसमें घोटाले होते हैं, इसमें कितने घोटाले हो जाएंगे पता नहीं चलेंगे। हमारे हिंदुस्तान ऐसे जहाँ के छोटे इन्वेस्टर्स इनके बढ़ते हुए रेट को देखकर प्रलोभन में आकर अगर इसमें फंस जाते हैं तो देश के बहुत बड़ी इकोनॉमिक इसमें फंस सकती है। इस पर भी माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा आग्रह विनती निवेदन होगा कि इस पर एक बार सदन में विशेष चर्चा कराई जाए, तभी इस पर कोई कानून नया लाने का काम करेंगे। महोदय मैं एक बार पुनः अपने क्षेत्र सीतामढ़ी के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदया से आग्रह करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है कि अयोध्या के तर्ज पर मां सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी को भी विकसित करने के लिए, तो आप वहां पर रेलवे विभाग को वहां पर वॉशिंग किट और रेलवे विभाग ने जो मॉडर्न स्टेशन बनाने का संकल्प लिया है उसको फंड दे कि ताकि वहां पर मॉडर्न स्टेशन बन सके और सीतामढ़ी को पर्यटन के नक्शे पर लाकर वहां पर्यटन के अयोध्या के तर्ज पर वहां विकास हो। इसके लिए स्पेशल फंड देने का मैं आपसे मांग करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप सीतामढ़ी को एक स्पेशल पैकेज देकर अयोध्या के तर्ज पर विकसित करने का आप काम करें। माननीय सभापति आपने मुझे समय दिया, मैं अपने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बी महताब जी। Thank you very much. Last Friday, the second supplementary demand for grants for 2021
and 22 was presented in this House, which is being discussed today. The budget passed in February this year had estimated an expenditure of 34,83,236 crores for the year. The second supplementary demand for grants propose an incremental cash outgo of rupees 2,99,243 crore, which is an increase of 8.6% in expenditure over the budget estimate. The first SDG presented in July 2021 had proposed an incremental cash outgo of 23,675 crores. Together, these supplementary demands imply an increase of 9.3% in the total expenditure of the Union government from the estimates of the Union budget. In this supplementary demand for grants, especially 4-5 issues needs to be deliberated, and very rightly so. Number of members have already deliberated on that subject. I would not delve more on those. One is Air India. The government seeks approval of around 62,057 crores, and fertilizer subsidy, the government seeks approval of 58,430 crores, and out of this, 26,603 crore has been sought for indigenous phosphate and potassic subsidy. Rupees 16,827 crore has been sought for imported P&K subsidy, and rupees 15,000 crores has been sought for urea subsidy scheme. But one thing that is to be noted here is the government has increased the subsidy rate for phosphate by 204%, from rupees 14.9 rupees per kg in 2021 to rupees 45 rupees 0.3 per kg in 21-22. This was in response to a sharp increase in international prices of raw materials used in the manufacture of fertilizer. The other aspect is relating to export incentives, which say the government seeks approval of around 53,123 crores for payment of pending export incentives, remissions, etc. The good thing, another good thing is the Finance Ministry has also proposed to spend over rupees 49,000 crores towards various schemes of food storage and warehousing. This sector was actually lagging behind, and this investment will definitely help the farmer community or the rural community to a very great extent, and also do away with the wastage of food grains and foodstuff by erecting this. We have been told that by factoring in strong revenue buoyancy in revenue receipt in 7 months, this second supplementary is unlikely to make a significant impact on fiscal deficit arithmetic. I think some of the members also have mentioned about it. Rather, it is the disinvestment receipt which is likely to pose a threat to the fiscal deficit. India Ratings is of the opinion that unless a couple of big-ticket investments, such as LIC, BPCL, are completed in financial year 2022, it will be a challenge to meet the fiscal deficit targets. ICRA has said that at the end of October 2021, 52% of the full year expenditure target had been completed. But I am of the opinion, sir, that there is near certainty that the fiscal deficit will exceed the budgeted 15 lakh crore of rupees, despite the assessment that net tax revenue and RBI surplus transfer will get together surpass the budget estimate by rupees 1.7 lakh crore. I would just like to mention here, relating to the finance situation of the central government. While going through the receipts of 2021-22, between April-October 2021, in comparison to April-October 2019,
and April-October 2020, one finds that in GST, there has been a substantial increase of up to 61%. Income tax, there is an increase of 55%. Corporation tax increase of 60%. And union excise duty there is an increase of 61%. So far, so good. But disinvestment also only 5%. But so far, so good. But devolution to the states, there something is lacking. During April-October 2021, the government has collected receipts of 12.8 lakh crores of rupees, which is, I said, 65%, out of the budgeted estimate of 19.8 lakh crores for 2021-22. The collection during April-October 2021 has seen an annual increase of 17% over the receipt collected during April to October 2019. But while gross tax revenue has seen a 14% annual increase, tax devolution to states has seen an 8% annual decrease. I think the minister is aware about it, and respective state governments are also repeatedly asking the central government for more devolution of the funds that is being collected. 3-4 points which I would like to mention, which is of my state's interest. One is delinking of 8 centrally sponsored schemes from central support, abolition of normal central assistance, and a steep increase in state share of centrally sponsored scheme has imposed severe financial burden on the state. For example, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, which has now become 60-40. Similarly, sharing pattern of National Health Mission and Pradhan Mantri Awas Yojana has been revised, like states like Orissa having to contribute 40% share instead of 25%. Such change in sharing pattern of the centrally sponsored scheme has cast a huge additional financial burden on the states. Article 270 of Constitution of India provides for sharing of the proceeds of all union taxes between the union and the states. However, the cess and surcharge levied by Government of India, as per Article 271 of the Constitution, do not form a part of the divisible pool. The share of cess and surcharge in gross tax revenue of the union government increased from 7.5% in 2000 to 2001 to about 19% in 21-22 in budget estimate. This denies the states their rightful share in the tax devolution. Sir, I will come to the GST part. As it was contemplated, decided in GST Council, when the Act was passed unanimously by the House, by the Parliament, and with that enactment, it was decided, especially relating to after the COVID pandemic and GST compensation issue for the year 2021. Due to COVID-19 pandemic, Government of India had projected shortfall of state GST and IGST share for the states. As per discussion in the GST Council meetings, it was decided that the Ministry of Finance, Government of India, will arrange back-to-back loan to the states in lieu of GST compensation shortfall on account of implementation of GST. The balance compensation due to COVID-19 will be paid from the compensation fund after transition period, that is 30th June 2022. The state governments are not required to pay towards back-to-back loan and interest accrued thereon. The Government of Odisha preferred the above mentioned option 1. Odisha has received an amount of rupees 3,822 crores as back-to-back loan in lieu of GST compensation shortfall for 2021. For 2022, it is decided that 6,430 crore as back-to-back loan is to be paid to Government of Odisha in lieu of GST compensation, and this amount has been paid already. But relating to 2021, another 2,551.23 crore is still pending. I would urge upon the Minister that this needs to be looked into,
because this is a pending claim of Odisha government. I think that needs to be looked into. The state should have a greater say. This is my suggestion because we are discussing this in the month of December. And already the next budget is in the making. The problem that Odisha is facing, the problem respective state governments must be facing is this. The state should have a greater say today in planning, designing, and finalizing of criteria for allocation for centrally sponsored schemes. In addition, there should be an advance indication about the annual allocation for each state in the time of budget formulation, so that the states would be able to prepare their budgets on a realistic basis. The release of funds must also match the allocation. The problem today is when the budget is placed in month of February, the state governments start scrambling where to get the funds to match, to avail that, that grant from the central government. I'm of the opinion, I think it needs to be looked into. I'm of the opinion that a return to a high growth path will not happen on account of market forces alone. Any jubilation over the surge in exports in the first half of the current year is misplaced. Between 2014 and 2019, exports were virtually stagnant. There is a need to make a big push from public investment is required. Central bank funding of a public infrastructure authority may well be the answer. Sir, for decades, this is very close to my heart and I'm sharing it before this house. India has been brandishing its credentials as a superpower in making. In the 80s, then Prime Minister Rajiv Gandhi had talked about the dawn of the century and India turning a new page. Similar sentiments were relayed by Dr. Manmohan Singh as the finance minister of the government that initiated India's first generation reforms in 1991. And later, during Atal Bihari Vajpayee's tenure, he steered India into a new millennium with second generation reforms. But the Indian economy has remained, as a mother, I can understand, you can understand better, but the Indian economy has remained like a stubborn child, refusing to unshackle itself. The onus lies on you, madam, to unshackle the Indian economy and go past the second generation and to bring in more. Lastly, sir, I would like to draw the attention of the minister towards a very important issue. Long back, Adam Smith had said tax payments should be proportional to income. The pandemic has brought unmitigated hardship. No doubt the income tax rules have over time become less ambiguous and more transparent, and the procedures simpler also. However, as far as taxing interest income is concerned, two ambiguities still remain. First, the interest earned in a financial year, apart from being taxed in that year, is added to the account holder's deposit under compound interest rate regime and becomes again liable for taxation in the subsequent year. This needs to be changed for your consideration. Second, interest earned is taken for taxation on accrual basis, not on realization basis. This needs to be addressed. With inflation surging, real returns are close to nil. This is hitting especially the senior citizens very hard. With these words, I support the supplementary bill. Thank you. Srimati Supriya Sulaji. Thank you very much. I stand here to speak on the supplementary demands for grants. I'm too tempted and I can't resist myself, and I hope you understand the spirit in which I'm speaking about this. Shri Nishikant Dubey quoted the Honorable Prime Minister, and I was really proud that he thought about one of the largest sons of my soil where I come from, Maharashtra, Chhatrapati Shivaji. I'm very proud that he talked about him, but you can't use Chhatrapati selectively. He talked about Chhatrapati standing up
against anything that's wrongdoing. That's what he was, a great king and son of our soil. But one quality Chhatrapati had, that even if he had an opponent, and however difficult the situation, right or wrong, I'm not getting into the merits of it in today's context, but he never attacked their families and their children, and he always protected women of that family. Today was not actually going to talk about it, but I just request of 2 minutes of indulgence even of the Honorable Finance Minister. She is a woman, she's leading the department exceptionally well. I've always complimented her about it. But at the same time, what happens in my state, and there are a lot of people who may have had income tax issue, ED's issue. I'm not going to getting into the merit of what is right or wrong. But the way the witch hunt about their children and their wives is very, very unfortunate. So when you revoke the emotions of Chhatrapati, this is not what Chhatrapati did. He always protected women and children. He fought from the front. He always protected the women. Anyway, there's it's sad because when they attack women, like the Mrs. Khadse, who's a senior citizen, their daughter, daughter-in-law, Anil Desh, many examples, but I don't want to indulge too much into that topic today. This may not be the right person. While we are talking about these demands for grants, Mr. Dubey even talked about the subsidy for fertilizers, and he thought we as the opponents were going to criticize it. And he was right about some of it, that Parliament is not always about criticizing each other. There are some things we all agree on, especially the pandemic. I think our state government and your state government, which I think even Shrikant Shinde spoke in his speech, that our two governments, Maharashtra, we may have had challenges while working during the COVID. There were moments where tempers were high because there were very high emotional moments. It was a pandemic. It's an extraordinary situation. But clearly we worked better. We've managed to save people's lives. We've been done exceptionally well, both of us together in the vaccination. We reached out to many people together. And both state and central government have worked well together, be it the railways, be it the food supply that you get. We do compliment and are grateful for all the interventions you've done. But when they come to talk about the additional fertilizer subsidy, why would we be upset about it? But the problem is, which is nothing to do again with the finance minister, but this is the mismanaged. I still remember for the last 7 years, we've heard how well the neem-coated urea and neem-coated fertilizer has been doing, but the ground reality is slightly different. Ma'am, even if you go to any village today, there's unseasonal rain, which even my colleague Dayanidhi Maran talked about. Same thing with us in horticulture. And the requirement of all the fertilizers has completely changed. And what the dashboard says and what the ground reality is very different. I even do understand that the international prices, the planning of that department has actually, unfortunate to use the word, but messed up. And hence she's stuck actually with this bill of this fertilizers. But I don't think anybody would really object. It's a very important intervention she needs to make, and I'm grateful that she's doing it. But it's a very challenging time, but it could have been handled a little better by the department, which you have actually no control about. The other thing which is very worrisome in this is the NREGA situation. I still remember it was not a flagship program of your government when you all came. It was not something you all were very proud of. We were very proud of, because this is one of the programs which my state gave in 1972, when we had our first famine and we had challenges, and it's food for work is what we launched it as. And it's been one of the best programs in these challenging times. But why is NREGA so required? Clearly because of the unemployment issue. You are infusing more money. There were challenges from, I think Mr. Dubey also in his, that how well is it being implemented. I think that accountability falls even with us and the central government, because NREGA is a program for absolutely the people at the bottom of the pyramid. So I think we need to work better together to strengthen the program, but at the same time, we cannot ignore the fact that NREGA's requirement is getting more and more, because it proves that the unemployment challenge is going up during this pandemic. There are a lot of programs which even this government has talked about, which I felt while reading about this new spending that this government is doing. I would like to quote the Minister of State of Finance, Pankaj Chaturvedi, while tabling the second batch, Chaudhary, tabled the second batch of supplementary grants in Lok Sabha.
he says that the net outgo clash of 2.99 lakh crores and 75 crores extra expenditure would be matched by savings by different ministries. Now, this is a little alarming for me, because if you're saying that you need this by savings of different ministries, does that mean all the social sector programs get affected? Madam, I'll try to give you a small example. Is like this Union Budget 2020 post-matric scholarship for SC students under the fund. What has happened under the Social Justice Department, which is such an important department, which is people from the bottom of the pyramid who really need this. The financial year of 1920, the demand for this was 14871. The funds approved by the Ministry in Finance were only 8,000 versus 14,000. The funds allocated for this ministry for 2019 were 11,000 and only 7,000. We have to notice one thing, that 17 and 18 was 10,000 and 6,000. These are not pandemic years, but the Social Justice Department and the scholarship for the poor, the downtrodden, these Dalit children is substantially going down, and the government constantly says that we have new data and we are trying to meet the numbers, which is not the case. So I urge the Honorable Minister to address this, because it's a very, very important and a critical issue. People talked about GST. I won't take too much of your time. We've discussed this before. I urge you, because I do realize one thing about GST, that the government keeps claiming GST is doing very, very well. So then why in delay in all the payments? Yeah. And there was I remember a time when in this house, madam, when we were sitting on that side and you were on this side, we were called the tax terrorism government. I remember those days when people used to attack us, and we used to sort of wonder, is that really, are we tax terrorists? Now, what is the reality of the GST? Because data is saying that, especially in my state and some neighboring states, I checked for some data, the way the GST demands are made, the way people are raided, I'm even hearing some data that people are put behind bars because of GST. Now, what is the truth of this? And are we putting people in jail? This is the new fashion, that just threaten, put them in jail. Jail is not going to resolve these situations. So is the GST collection only on paper, or are we really collecting? If you could kindly clarify. And if you're really collecting, why aren't the states getting it? And then why is this GST tax terrorism going on? So you won against us and claim that we were doing tax terrorism, and you're following the same, going through the same legacy, just in a different form. So if she could kindly clarify, would be wonderful. A lot of people have talked about MP lads. MP lads, Shrikant, Dayanidhi ji, everybody talked about it. I want to just give a small solution to this government. That in the state where I come from, Shri Uddhav Thackeray, Balasaheb Thorat and Ajit Pawar lead that government. And I'm really proud to share that my leader, Shri Ajit Pawar, who also happens to be the finance minister of Maharashtra, has not cut a single MLA's 1 rupee through this entire COVID time, even if the GST money didn't come. He gave every MLA not 1 but 2, but 4 crores every year for development. So if a state can do it, I really can't understand why central government can't do it. And if you need, because a lot of times सामने से कहा जाता है सुझाव दीजिए, तो मैं अच्छा सुझाव आपको दे रही हूँ कि महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम किया है. अगर आप दे दे तो मैं उनके यहाँ से आपको ला सकती हूँ कि उन्होंने कैसे अच्छा बजट बनाया कि एक भी एमएलए का एक भी पैसा इतने सालों में, जो कोविड के 2 साल है, 1 रुपया भी नहीं उन्होंने काटा है. Another quick question about Jal Jeevan Mission. Now, Jal Jeevan Mission, you have talked about 3 lakh crores is going to be spent together. You all are spending, we are spending, and it's a welcome. We have welcomed the minister. We've had very good dialogue with the honorable minister. He's a very good minister, which we have worked very closely with. Now, I have just one question. While we are all infusing so much money, the operation and the maintenance of this program, that still remains a big challenge. So I would like to find out from her that you have looked at opportunities in this. So the O&M of this program, how are we going to take it forward? MP lads, GST, scholarship, NREGA. So a lot has to be said, but my only concern in all this is the MSME. Even last week, Shri Narayan Raneji, who happens to come from my state, gave us some solutions for, he said there are some schemes, but it's not reaching our state. So for all the MSMEs, for all the jobs that are going, like Professor Saugata Roy ji said, I'm not against any big companies doing well.
If they are going to create wealth, create jobs, we should encourage everybody to be in business. But if it's all going to clutter at the top of the pyramid, then how will MSMEs survive? So what exact intervention is the central government doing for all the MSMEs is what she should say. Mehtabji talked about the cess, which also concerns us. We have the Swachh Bharat cess, we have the road cess, we have the clean energy cess. Now all these funds go to the Consolidated Fund of India. Now, how this is all loss of all our states. So how are you going to address us? Because we are suffering with GST. Still, we are making sure all our development programs run. We are working with you closely on all the various Jal Shakti mission, be it distribution of vaccines. We are working very closely with the central government. But how do we go ahead working together when all this money is taken away from us? The other is the Pradhan Mantri Awas Yojana. The demands for it was 1.12 crore houses to be done. Now, according to the Standing Committee report, this all needs to be fast-tracked. The same thing is applicable to all our states. If you could kindly look into it, that would be very, very helpful to us. All the health workers is something I would like to bring to the notice that the Standing Committee have welcomed and encouraged all the ASHA workers and all the health workers during this time. So I think increase of wages is something, there is so much health budget that we keep talking about. So is there something more we can do for this bottom of the pyramid of all these people? And the health sector disaster preparedness and response scheme. Now, how much help would you give even all the states? I mean, Mr. Dubey was very complimentary to the central government, but I'm sure the states have also contributed substantially in making this a success story. I think together we have really made a difference to fight this. It was not y'all UPA versus NDA. It was all of us together against the virus. So I think this is a war which we still haven't won. We are on the verge of winning it, but I think we still have to wait for another 2-3 weeks to celebrate, because we are still 2 weeks away from the final moment of whether Omicron is there or not. So this is something we need to address for sure. But I just want to some few replies on behalf of our states, that the states are absolutely going through a very, very difficult time. A lot of social sector programs, like your own minister says, there is jugglery of some numbers is what I seem to understand from the statement from the MOS of Finance. So if there is jugglery of numbers, does that mean it will affect our states? Because my biggest concern is that the bottom of the pyramid, Sabka Saath, Sabka Vikas, if that's what we are really going to do, if you don't give us all the monies which are needed for the poor and the needy of this country, the scholarship, for the women's safety, education, healthcare, how do we run our states? I think we need to put all our minds together and be more transparent and honest to each other and take good feedback from the states where we can work together to make India better. Thank you. Shri M.K. Vishnu Prasad ji. Thank you, Chairperson. I am going to speak on the supplementary demands and grants. To open the speech, I would like to tell one thing. Our India is unity in diversity. Your India is mutiny in diversity. To begin with, a country has to grow in all sections: agriculture, economy, health, education, technology. But surprisingly, India is pampering only the corporates. The world is learning lessons from India in how to collect taxes from the poor people, how to suck the blood of the poor people without them knowing the pain. Will anybody charge for the services? But in every month, the bank accounts, now India is going towards a zero balance account. Everybody should have an account. But unfortunately, without the knowledge, every month, service charges are being collected from the poor people. Transport is a service sector. Branch is a service sector, where you don't charge people for the services that you are rendering them. But unfortunately, yesterday when somebody was raising that they should have a branch, I come from Arni Parliament. I have asked our Honorable Finance Minister several times to open a branch because so many people are there and they have to walk 15 kilometers. But this is my request also to the Honorable Finance Minister to open a branch. See, you cannot go on the business.
You cannot go on the feasibility of the business, of the branch, but it is a service sector. Because the government always depends on the accounts. The schemes directly go to the beneficiaries. I agree. You don't want the middlemen. I completely agree and endorse. But at the same time, the money is directly put into the account holders' accounts. In that case, how the poor people will go to the bank? How the women, the NREGA project, even it is implemented, the money is given, the wages are being rendered into the account. How they will go and encash it? So I humbly request the Honorable Finance Minister to open the branch, to open the ATMs, to open the one-man branch at least in almost all the villages so that this confusion is sorted out. Being our Finance Minister can understand Tamil, I would like to say only one thing. I would quote from Tirukkural. In her opening remark, she said, "Iyattalum, eattalum, kaattalum, kaatha vaguttalum valladarasu." That means a government should be competent enough to generate funds. But here, this investment is the norm of the day. Government is very happy in selling all the public sectors. They only issue license and threaten. Apart from that, this government does not believe in earning money and generating funds for the poor people. For example, this house has seen several legislations being passed because of the mammoth majority. I completely understand. Last session also in Civil Aviation Department, several legislations were passed, only for the benefit of Air India. Imagine during Corona, the first wave, no private aircrafts were willing to offer their services to bring back the migrants, NRIs who are stranded in abroad. But it was only Air India who boldly went abroad and brought our people back to India safely. But today, unfortunately, Air India has been sold. And this is what we are going, every time legislation is passed, only for centralization of powers. It is not a clear definition of this country that is going to improve, put the country in the progressive pathway. This is the real fact India is facing. Moreover, I have no mention in this budget about my Kuteripattu bridge flyover project in my constituency and the railway lines, 2 railway lines, Dindivanam Tiruvannamalai, Dindivanam Nagari. Those there is no mention about these 2 railway lines also. There is Agriculture University and Silk Park for my constituency. There is no mention. And Defence Corridor. Honorable Finance Minister, then the Defence Minister and the Prime Minister both came to Mamalapuram for opening a defence corridor. But there is no mention. It was only puja and advertisement and celebration. After that, the government has completely forgotten about the defence corridor and which we are facing so much threat from the neighboring countries. Senji Fort, in my constituency, I wanted Senji Fort to be declared as a tourist center. There is no mention. And during Corona, we are all, searching for vaccines. We are importing vaccines. But in Tamil Nadu, there is a place called Chengalpet Vaccine Center, and it is fully furnished, fully equipped. Infrastructure is 100% complete. We are able to give 50 crores vaccine per annum. It is 100% profitable and 100% functional. But government is not at all keen in reviving or giving money in spite our Honorable Chief Minister and our Rahul ji and Sonia ji also wanted the Chengalpattu vaccine unit to be revived. But this government is mute in this aspect. And Honorable Speaker, sir, regarding tolls, this is taking a toll on our life. This toll in the highways compared to Maharashtra, compared to Uttar Pradesh, it is bigger. My Tamil Nadu state is smaller compared to Maharashtra and UP. But more tolls are there in Tamil Nadu. And there is no protocols being followed. There is no ambulance. There is no water services. There is nothing. What has to be happen, what has to be kept in a toll is not kept in toll. And people are made to wait in a big queue. And this government, there is no mention at all. And finally, the airports. I want an airport, international airport, in my RNA constituency, and the government of India has to have a very motherly approach towards allotment of airport in my constituency. And last but not the least, petrol and diesel prices
unbearable, unimaginable, never, ever, ever in the history of India, freedom, Indian constitution Indian people have never seen such an increase, irrespective of the decrease in the kacha prices. But still, the government is mute. The corporation can decide on the price of petrol and diesel. The corporations of BPC, IOC, SPC can decide on the LPG. The freight charges is phenomenal, is huge. Every time it fluctuates. People are not, they're not taken into consideration at all. But still we have to pay and bleed. People are bleeding. But unfortunately, government is keeping quiet. But poor farmers, the manufacturers of the agriculture produce, but they are not able to decide on the price. And the government is mute on the MSP, fixation of MSP. Now all these aspects, considering these things, anyway the bill is going to be passed, but I strongly object this supplementary demands and grants. Consider all, whatever my demands are there, consider everything and bring a comprehensive bill, then I would like to pass it. Thank you very much, sir. Srimati Aparajita Sarangi. Thank you. I rise in this August House to extend my support to the second batch of supplementary demand for grants for the year 21-22. As we are aware that the Ministry of Finance had laid this proposal on the table on 3rd of December 21. We are aware of the fact that under very difficult circumstances, the budget of 21-22 had been formulated. We were going through the worst times of Corona, and this particular budget, if I say, has played a vital role in ensuring the revival of the economy. I don't think it would be exaggeration. We need to accept it, that this particular budget has contributed to the revival of the economy. One of our friends just mentioned about 8.4% growth in the second quarter. I think that explains whatever I have been saying. Sir, this budget of 21-22 embodies in itself three elements we need to acknowledge, we need to appreciate. Number one, hope. Number two, vigor. And number three, confidence. Now, it embodies hope, which we carried among ourselves during the toughest times. All of us work together. As Madam Sule rightly said, the central government and all the state governments under the leadership of the Prime Minister and the respective chief ministers have worked very closely combating combating COVID-19. As far as the element of vigor is concerned, this was embodied in all the youth. In fact, they have been filled with abundant promises and unsuppressed thirst to perform and succeed. This is very much visible, and I think the budget has been trying to help this segment of the population. Confidence, the element of confidence reflected by the budget, there is the confidence that the economy will revive and reset. Sir, as we know, this particular supplementary demand for grants second batch includes 69 grants and 2 appropriation, and approval of the House is sought for rupees 3,73,000 crore. Now, sir, as I rise to speak, as I would be talking about certain departments, the proposals they have placed before the House, I would definitely like to recall the statement made by Honorable Prime Minister Modi. He had rightly said, I would appreciate the House to kindly understand the spirit behind the statement made by the Honorable Prime Minister. Some time back he had said, this country is not made by politicians, kings and governments. This country is made by farmers, laborers, our mothers and sisters and youth. And therefore, this particular budget, the second batch of supplementary demand for grants, reflects this spirit of the statement of Honorable Prime Minister. We may not like it, but we must accept it. We must have the humility to accept it. Sir, I have been listening to all my esteemed colleagues from the right side, and all of them have been talking about MG and RGS. I would start with the Ministry of Rural Development. The Department of Rural Development is one of the departments under the Ministry of Rural Development.
From 2013 to 2018, I had the opportunity of serving as the Joint Secretary handling MGNREGS, the biggest anti-poverty program of the world. Sir, this supplementary demand for grants talks of 47,039 crore rupees for the Ministry of Rural Development, which includes rupees 25,000 crore for Manrega, which includes 2,000 crore under Manrega for asset creation. Now, I think it's very, very important to understand the budget of MGNREGS. MGNREGS, backed by an act of 2005, it's very important to understand the way the budget is formulated. I would request the House not to compare apples with oranges. Apples must be compared with apples, and oranges must be compared with oranges only. Sir, when 21-22 budget was brought by the Honorable Finance Minister in February, she had brought in 73,000 crore rupees for MGNREGS, which was 18% more than the BE of 2020-21. B compared to B, 18% above. Now, there was an apprehension in the minds of the friends on the right side. They had said at that point of time, and today also some of the friends reiterated, that 34% less this time compared to last year. Now, what they are doing is, they are comparing the BE of 21-22 with the RE of 2021, which is not right. In fact, today, we must thank Honorable Prime Minister. In May 2014, when Prime Minister had come, he had taken the charge. One direction that had been given to the Ministry of Rural Development, where I was working as the Joint Secretary handling the program, was transform Manrega, focus on asset creation. The direction was to focus on water conservation, water management, and ensuring water availability for all, and thereafter we started. Today in the morning, I talked to the officials of the Department of Rural Development because I knew these things would come up today. Questions would be raised, doubts would be actually placed on the table today regarding Manrega. I'm extremely delighted to inform the House that despite your apprehension that 34% less BE of this year compared to the RE of last year, we have done exceedingly well. It's very easy to formulate schemes and programs. A good governance model is one which actually ensures that the schemes and programs are implemented properly. Whatever the resources that were available were put to right use. And today I'm delighted to tell you, I don't have to read the papers also. 60 lakh assets have been created till date this financial year, not a mean achievement. And 256 crore person days have been generated. And one more thing, I wish Mr. Shashi Tharoor, the erudite scholar, would have been here. Unfortunately, he's not there. He didn't listen to us. 99.62% of the people who had requested for jobs, or rather requested for wages under Manrega, under employment under Manrega, were offered employment by the whole setup. All the states helped by the central government. 99.62%, please remember. So please don't say that whatever demand was there, it could not be met. This is wrong. Please go to the website of Manrega. I'm extremely delighted to tell you, rather very happy to tell you, proud to tell you that MGNREGS has a wonderful website. It's a real-time basis. You can see everything there. And it's not the central government handling the website. It's real-time. It's coming from below, from all the states. So the fund allocation, 25,000 crore. And interestingly, as per the direction of the PM Modi, there has been very good focus on asset creation. 2,000 crore rupees have been earmarked for asset creation. I think we need to compliment the efforts of the government, commend the endeavor of the Prime Minister. The fund allocation now will definitely benefit the implementation and contribute to the growth of the scheme. So I come to the next ministry, the Ministry of Jal Shakti. I'm reminded of the statement of Nishikant Dubeji. He mentioned, and I think some of our friends from that side also mentioned,
Sir, apart from the Namami Gange plan, we are also talking of river linking projects. River linking projects, cabinet approved the Ken Betwa river linking project in Bundelkhand area, water-starved area for 44,606 crore rupees. This is not a mean achievement. Sir, the union budget of 21-22, the union budget, I'm not talking of the supplementary grant which has been placed now, the union budget of this current financial year envisioned universal water supply in 4,378 urban local bodies with 2.86 crore tap connections, as well as liquid waste management in 500 Amrit cities. So this is, I think, the focus of the government, the focus of the Prime Minister. He has been talking to all of us regarding the need to focus on water availability, water conservation, and water management. Sir, the Ministry of Jal Shakti has placed demand for 8786.17 crore. This has to be approved by this August House. I would request for that. So farmers, agriculture, I think we have been toying with this idea. I'm privileged to be the spokesperson of my party, and every evening on various TV channels, I meet all our friends from the right side. Many apprehensions, many doubts about the intention of the government as far as farming is concerned, as far as the interest of the farmers is concerned. Sir, छोटा किसान बने देश किसान, और मुझे लगता है मैं बहुत ही विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार किसानों के कल्याण पर केंद्रित है। हम किसानों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। Sir, there has been record procurement at MSP of paddy and wheat this year. Nobody can deny that fact, number one. Number two, 28 crore soil health cards have been distributed and rupees 1.62 lakh crore have been credited through direct benefit transfer methodology to the accounts of 10 crore farmers. And sir, 1 lakh crore have been earmarked for the agriculture infrastructure, which is not a mean achievement. I need some time. Sir, the fertilizer plants that had been closed for years together, I'll mention one plant, I think we are all aware of that. The Gorakhpur plant, Honorable Prime Minister had gone to Gorakhpur and he actually inaugurated that plant. Rather, he announced the revival of that plant, which had been closed for 30 years, the Gorakhpur fertilizer plant at a cost of rupees 8600 crore. It's a big achievement, and this also reflects the focus of the government on agriculture and allied works. So the Department of Fertilizers, in fact, has placed the demand to the tune of rupees 58,430 crore. This includes rupees 15,000 crore for urea subsidy scheme, rupees 26,602.66 crore for indigenous P&K subsidy, rupees 16,827.34 crore for imported P&K subsidy. Sir, this particular government has been talking of 100% neem-coated urea, and the work has started, and let me tell you with a lot of confidence, and that is what we have been seeing on the ground. We are all in Lok Sabha connected very much with the ground. Sir, the illegal usage of urea, the diversion of urea has been stopped because of the Prime Minister's focus on ensuring 100% neem-coated urea. So the Ministry of Agriculture and Agriculture and Family Welfare has placed the demand for 2,222.03 crore, and this includes rupees 241 crore for the northeastern region. I would request this August House to kindly extend your support. So the Ministry of Civil Aviation, in fact, everybody has been talking about the disinvestment, talking about the Air India. We seek approval for 66,820.05 crore. I think the matter has been debated enough. I would not like to dwell on that. This will be utilized for equity infusion in Air India Assets Holding Company for repayment of past government guaranteed borrowing and past dues liabilities of Air India. I would like to quote Honorable Prime Minister here. Honorable Prime Minister had rightly said a couple of weeks back
that the disinvestment of Air India is the biggest example of public-private collaboration to deliver quality and improve services for Indians. Sir, two words stand out: to deliver quality and improve services for Indians. I think the good governance model will definitely talk of this. Sir, Ministry of Defense, देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित, देश की सुरक्षा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. The government here has placed a demand for rupees 9,790.18 crore. This involves rupees 5,000 crore revenue expenditure for defense services, rupees 3,790.18 crore for capital outlay, and rupees 1,000 crore for civil defense. So the Ministry of Railways, I think we are aware of the importance of railways. So Indian Railways is certainly not only a medium to connect distances. I quote Prime Minister Modi again. Indian Railways is not only a medium to connect distances, but it is also becoming an important medium to connect the country's culture, tourism, and pilgrimage. सिर्फ दूरियों को रेल कम नहीं करता है, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारे तीर्थ स्थलों को, हमारे पर्यटन स्थलों को जोड़ता है. इसलिए रेलवेज का बहुत महत्व है. The present government under the leadership of Prime Minister Modi is talking of a national rail plan so that we are future ready. By 2030, we are absolutely ready, and there is focus on that. आपने कल रात के कुछ तस्वीर आपने देखे होंगे सोशल मीडिया में और आज के खबर कागज में भी, अखबारों में घूम रहे हैं. हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के साथ काशी के रेलवे स्टेशन पर खड़े थे कल रात. उन्होंने निरीक्षण किया, देखना चाहते थे कि काशी का रेलवे स्टेशन साफ है या नहीं, सुसंगठित है या नहीं, सुंदर है या नहीं. तो मुझे लगता है अगर देश के प्रधानमंत्री मध्य रात्रि में रेल स्टेशन पर घूमे तो देश के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है. अच्छा लगे या न लगे, लेकिन जो सच है उसे हमें मानना पड़ेगा. और जहां तक गुड गवर्नेंस मॉडल का सवाल है, हम सुशासन की बात करते हैं. दिसंबर 25 आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनिवर्सरी है, हमें पता है, और उसे हम सुशासन दिवस के तौर पर मनाते हैं. जहां तक सुशासन का सवाल है तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी में 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं और सुशासन के तकनीकों की चर्चा कर रहे हैं. मुझे लगता है हम सब हमें सबको इसका स्वागत करना चाहिए. We need to accept this and congratulate and appreciate. Sir, as I told you, not just formulation of schemes, but the implementation of the schemes is extremely important, and that is why the PM National Gati Shakti program has come. Rupees 100 lakh crore have been earmarked for that matter, and I think we need to appreciate this endeavor of the government. Sir, with Janta in its heart, with Atmanirbhar Bharat as the vision, under the leadership of Prime Minister Modi, we will all, the government, will continue to walk the talk, deliver, and make dreams come true. Now with this, I would very humbly request all the esteemed members of the House to kindly extend support to the second batch of supplementary demand for grants for rupees 3.73 lakh crore. Thank you so much. I request the other speakers to keep in mind the time allotted for your respective parties. So the next speaker is Shri Ritesh Pandey ji. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी बात को यहाँ रखने का अवसर दिया है. सत्ता पक्ष के लोगों ने देश के बढ़ते स्टॉक मार्केट और भ्रामक सरकारी नीतियों का हवाला देते हुए हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक दिव्य स्वप्न हमारे सामने रखने का काम किया है.
लेकिन सच्चाई माननीय सभापति महोदय इससे बहुत दूर है। और मैं आपके माध्यम से सरकार को इस दिव्य स्वप्न से जरूर जगाना चाहूँगा, जहाँ एक तरफ सरकार ने अपना ध्यान यूनिकॉर्न्स पर केंद्रित करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है, वहीं नोटबंदी तथा जीएसटी के खराब क्रियान्वयन से और कोविड महामारी ने देश के छोटे और मध्यम वर्ग उद्योगों को नष्ट कर दिया है। यह छोटी और मध्यम वर्ग उद्योग हमारे देश के रोजगार दाता थे। देश की कुल जनसंख्या का 70% व्यक्ति, कुल जनसंख्या के 70% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और ये 70% लोग देश की आर्थिक या देश की इनकम लेवल में 46% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। वास्तविक वेतन, जिसको रियल वेजेस कहा जाता है, जिससे आम व्यक्ति की खरीदने की क्षमता को आंका जाता है, उसको अगर हम देखें वो पूरी तरह से या तो स्थिर है और या तो घट चुकी है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण उपभोग में भी गिरावट आने का काम हुआ है। महामारी के पहले जनवरी 2020 में ही सरकारी संस्था एनएसओ द्वारा सर्वे में यह स्थापित कर दिया गया था कि भारत में उपभोग उसी समय 10% की गिरावट आ चुकी थी। जहां ग्रामीणों की आमदनी गिरी, उनकी खरीदने की क्षमता घटी, वहीं लोगों की नौकरियों को मिलने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना शुरू कर देना पड़ा। इसी के साथ साथ चप्पल से लेकर चपाती तक में ग्रामीण इलाकों में बढ़ोतरी देखने का काम किया गया, जिससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था स्वाहा हो गई है। अब इसी बीच छाती पीटते हुए, थाली बजाते हुए एक हमारी अर्थव्यवस्था को और खत्म करने के लिए एक बहुत ही कठोर लॉकडाउन लागू किया गया। उस समय लाखों प्रवासी मजदूरों को एक बहुत ही घातक और बहुत ही कठिन पदयात्रा पर वापस अपने घरों की तरफ भेजने का काम किया गया। और जब वो अपने ग्रामीण इलाके में पहुंचे, अपने गांव में पहुंचे, तो वहां उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ा? वहां उन लोगों को वापस पहुंचते ही महंगी खाद, महंगा डीजल और गिरती हुई कृषि आमदनी का सामना करना पड़ा, जिससे ग्रामीण भारत में गरीबी और व्यापक तरीके से फैलने का काम हुआ। इसी वजह से हमारे सामने मनरेगा की डिमांड में एक बढ़ोतरी देखने को मिली। और ये मान्यवर, आपसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी फिर जो मनरेगा डिमांड में पैसा दिया जा रहा है, ये हमारी सरकार की खामियों को उजागर करने का काम करता है। लेकिन क्या सरकार इससे कुछ सीखती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सन 2020-21 में बजट में केंद्र सरकार ने 61,500 करोड़ रुपया मनरेगा के लिए आवंटित किया था, जो कि 19-20 के रिवाइज बजट से 13% कम था। 19-20 के रिवाइज बजट से 13% कम था, जिसमें महामारी हमने झेली थी। जाहिर सी बात है कि यह आवंटन कम पड़ गया और सरकार को 40,000 करोड़ रुपया इस सदन से दोबारा मांगना पड़ा। इस साल भी जब महामारी और मंदी का प्रकोप ग्रामीण इलाकों में व्यापक था, फैला हुआ था और उसने अपना तांडव पूरी तरह से दिखाया, तभी भी जो है इस सरकार ने मनरेगा के आवंटन में मात्र 1.8% की वृद्धि करने का काम किया, जो कि कोविड की दूसरी लहर के बाद भी इतनी कम वृद्धि जो है ये कहीं ना कहीं सरकार की एक विफलता को दिखाने का काम करता है। इनकी दूरगामी सोच में जो पर्दा लगा हुआ है उसको हमारे सामने लाने का काम करता है। इसी कारण अक्टूबर के महीने में तमाम राज्यों ने मनरेगा के फंड्स को खत्म होने की गुहार लगाना शुरू कर दिया और आज फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि उसको फिर बढ़ाने की बात की जा रही है। सरकार को एक दूरगामी सोच के तहत इस चीज को पहले ही सोचना चाहिए था। मनरेगा का जो इस साल आवंटन किया गया है, ये 2015 और 16 के वास्तविक आवंटन से कम है। वास्तविक आवंटन से मेरा मतलब ये है कि इन्होंने इन्फ्लेशन को अगर अकाउंट में लिया जाए तो उससे ये कम होने का काम करता है। और अब और ये 2015 में जो है, जब ये हुआ था, जब नोटबंदी जैसी घातक नीतियां हमारे सामने आई थी। और अगर हम नोटबंदी की ही बात करें माननीय अध्यक्ष जी, तो हमारे सामने 17 लाख रुपए का नकदी जो है नोटबंदी के समय था और आज की तारीख में आरबीआई ने फिर से अपने आंकड़े दिए हैं और उसमें लगभग 30 लाख करोड़ की नकदी हमारे जो है अर्थव्यवस्था में आने का काम हुआ है। मेरे ख्याल से जो हमारे लाखों लघु और मध्यम वर्ग के उद्योग थे
उनका लाइन में लगना और अपनी दुकानों को बंद कर देना, अपने बिजनेसेस को बंद कर देना, वो व्यर्थ ही हो गया मान्यवर, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को ना तो सिर्फ काला धन वापस आया और ना ही किसी को 15-15 लाख रुपया उनके खातों में मिलने का काम हुआ। अब मान्यवर आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े जिनका हमारे सामने जो आने का काम होता है, इसका आम जनता के जीवन से क्या मतलब होता है। दाल, तेल, गैस की बढ़ती कीमतें, गिरती आमदनी और नौकरियों के अभाव से गरीबी और व्यापक होती चली जा रही है। यह अत्यंत ही चिंता का विषय है कि 2014 से निरंतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के आंकड़ों में डरावनी। I have 10 minutes, sir. I have 10 minutes. No, sir, I have 10 minutes. That's what he told me. He said I have 10 minutes. So, शिक्षा के आंकड़ों में डरावनी प्रवृत्ति देखने को मिली है। इस सरकार को रैंकिंग का बड़ा शौक है मान्यवर। मैं आपके माध्यम से रैंकिंग जरूर एक रैंकिंग रखना चाहूंगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। मान्यवर, उसमें भारत की रैंकिंग 101 पायदान पर है और हम जो सबसे पीछे देश है, हमसे पीछे मात्र 16 और देश हैं, यानी कि हमारे पड़ोसी देश भी हमसे इस रैंकिंग में आगे हैं मान्यवर। भारत में भुखमरी की कगार को वैश्विक रूप में हमें एक गंभीर बीमारी से हम झेलने का काम करते हैं। ये पूरी दुनिया मान रही है कि भारत में ये स्थिति पैदा हुई है। भारत में 33 लाख बच्चे कुपोषित हैं, 60% महिलाएं एनीमिक हैं, 55% बच्चे निर्बल और नाटे कद के हैं। लेकिन फिर भी यह सरकार इस सदन से जो पोषण का धन मिला हुआ है उसको खर्च करने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आज भी उत्तर प्रदेश में मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सदन को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मिड डे मील का पैसा है वो प्रतिदिन प्रति बच्चे पर मात्र 5 रुपया आवंटित किया गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सदन से पूछना चाहता हूं कि 5 रुपए में कौन सा पौष्टिक भोजन इन बच्चों को मिल रहा होगा। आप लोग जरा इस पे गौर करने का काम करिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे बच्चों ने बहुत ही बड़ा जो है अपना स्कूल का वर्ष खोने का काम किया है और यदि सरकार उसके लिए कोई नीति जल्दी नहीं लेके आती है तो उनका 1 साल का पूरा शिक्षा का कार्यकाल पूरी तरह से अंधकार में चला जाएगा। तो अगर ग्रामीण भारत की यह स्थिति है और वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है मान्यवर, तो आखिर फायदा किसको हुआ है, इस पर भी ये प्रश्न उठता है। मैं आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा कि देश के सबसे अमीर 1% लोगों के पास भारत की आधी जनसंख्या के पास जितना धन है उतना मात्र 1% लोगों के पास है। लॉकडाउन के दौरान देश के सबसे अमीर आदमी ने 90 करोड़ रुपया प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम किया। भारत में पिछले 7 साल में जो भी आर्थिक बढ़ोतरी देखने को मिली हुई है वो बिना रोजगार सृजित किए हुए मिली है, यानी कि कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ, क्योंकि चंद पूंजीपति लोगों के लिए अनुकूल नीतियां बनाने का काम ये सरकार करने का काम करती है मान्यवर। मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, सिर्फ उन्हीं सेक्टरों के लिए नीतियां बन रही हैं जिसमें रोजगार सृजित नहीं होते। कौन से हैं ये सेक्टर? बस 2 मिनट्स मोर, आई एम कंक्लूडिंग इन 2 मिनट्स। कौन से हैं ये सेक्टर? ये सेक्टर टेलीकॉम और ये सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। वहीं पे अंतरराष्ट्रीय ट्रेड एग्रीमेंट से हम बाहर रह करके जो हमारा टेक्सटाइल जैसा सेक्टर है जिसमें अंदर एक भारी रूप से रोजगार सृजित होने का काम होता है, उस सेक्टर में मान्यवर हम लोगों ने अपना बिजनेस बांग्लादेश, चाइना और वियतनाम को खोने का काम किया है। दरअसल बात यह है कि सरकार की सारी नीतियां एक ही कार्यालय और एक ही व्यक्ति के अंदर समाहित हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उनके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ जी हजूरों की फहरिस्त लगी हुई है और जिसकी वजह से हम और आप चाहे जो कुछ यहां पे बोले वो भैंस के आगे बीन बजाने का काम करना है। कंक्लूजन में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यह सरकार विभाजनकारी और पूंजीवादी राजनीति को प्राथमिकता देकर दलित, अल्पसंख्यक और गरीबों के साथ छलावा करने का काम कर रही है। जहां अयोध्या और काशी के नाम पर ढिंढोरा पीट करके और हिंदुत्व के नाम पर वोट बटोरने का काम किया जा रहा है, वही समाज में जातिवाद और आर्थिक असमानता की खाई को कम करने के लिए इस सरकार ने एक भी ठोस कदम उठाने का काम नहीं किया है। ऐसी राजनीति का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा मान्यवर? आपने कभी सोचने का काम किया है? आप कब तक नफरत की नींव पर अपने चुनाव को लड़ने का काम करेंगे? देश के पूंजीपतियों के हाथों में देश को गिरवी रखकर आप कहां पर जाएंगे? सबका साथ और सबका विकास कब होगा? अच्छे दिन कब आएंगे? आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।